ओके, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, तो हमने सीरीज का जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला था, तो वो आया 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है, ये ध्यान देना। जब सीरीज में लगे होंगे कैपेसिटर तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। अच्छा, इस फॉर्मूले से ये पता चलता है, बस सबसे पहले ये पता चलता है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है सीरीज में घटता है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस in series always decreases। अब ये कैसे पता चलेगा, ये मैं क्वेश्चन से करके दिखाऊंगा। जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो C1, C2, C3, Cn, ये सारे कैपेसिटर जो है इन सब से क्या आता है, कम आता है, घटता है। बात आई समझ में? ऐसा क्यों हो रहा है समझने की कोशिश करो। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D। तो ध्यान देना, अगर आप देखोगे कैपेसिटेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो मुझे बताओ एरिया का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है ना। अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरा, अगर कैपेसिटेंस की प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस चेंज करोगे, बढ़ाओगे, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, घटेगा। अब अगर आप ढंग से देखोगे, आपने 3 कैपेसिटर लगाए, ध्यान देना, 3 कैपेसिटर लगाए, तो आप ऐसे सोचो आपने किया क्या, ध्यान देना, आपने क्या किया है। आपने जब 3 कैपेसिटर लगाए तो आपने क्या किया, ध्यान देना। देखो, ये वाली जो प्लेट है ना, ये वाली जो प्लेट है, ये वाली और ये वाली प्लेट है, अगर आप ढंग से देखोगे दोनों सेम पोटेंशियल पे है। बीच में क्या लगा हुआ है, वायर लगा हुआ है, और जो वायर है वो भी सेम पोटेंशियल पे है। सब जगह पे इस पूरे सेक्शन में, ये जो पिंक कलर का सेक्शन मैंने दिखा रखा है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, एक्स है। तो इस वायर की जरूरत है क्या, इस वायर की जरूरत नहीं है। ध्यान देना, आप क्या कर सकते हो, इस वायर को हटा के एक ही जगह पे ये दोनों प्लेट लगा सकते हो। ये दोनों जो प्लेट है, ध्यान देना, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक ही जगह लगा सकते हो। वायर हटा दो, आप ऐसे सोचो ये दोनों प्लेट एक ही जगह पे लगी हुई है ऐसे। सेम काम आप यहाँ पे भी कर सकते हो। ये वाला जो सेक्शन, ये जो ब्लू कलर का सेक्शन मैंने डॉट डॉट में दिखाया हुआ है, तो इसमें बीच में देखोगे तो एक वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। बट अगर आप देखोगे कि इसके हर एक पॉइंट पे, चाहे यहाँ 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 कहीं पे भी लोगे आप, ठीक है ना, हर जगह पे पोटेंशियल कितना है, वाई है। तो आप इस वायर को हटा के इन दोनों प्लेट को एक जगह लगा सकते हो। अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको पता चलता है, आप एरिया चेंज नहीं कर रहे हो, एरिया ऑफ द प्लेट्स आर सेम, लेकिन आपने क्या बढ़ा दिया है। आप ऐसे सोचो कि
जब आपने एक ही कैपेसिटर यूज किया था, मान लीजिए सिर्फ आप एक ही कैपेसिटर यूज कर रहे थे, ध्यान से समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप एक ही कैपेसिटर यूज कर रहे थे तो जो कैपेसिटेंस आ रहा था वो आ रहा था ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। लेकिन जब आपने 3 कैपेसिटर यूज किए तो प्रॉब्लम क्या हुई, आपने एरिया तो उतना ही रखा है प्लेट का, लेकिन आपने एक्चुअली में इवेंचुअली आपने क्या किया, जो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है ना, बड़ा कैपेसिटर जो बना, उनकी उसकी ये दोनों प्लेट है, ध्यान देना, ये दोनों प्लेट बनी, ये जो बीच वाली प्लेट है इनका कोई यूज ही नहीं है। तो आप ऐसे सोचो कि आपने क्या कर दिया, डिस्टेंस 3 गुना कर दिया है। तो अब बताओ कैपेसिटेंस कितना होगा, नया कैपेसिटेंस जो आया वो कुछ ऐसा आया, देखो कुछ ऐसा आना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय 3d, क्योंकि डिस्टेंस आपने कितना कर दिया है, 3 गुना कर दिया है। जब आपने 3 कैपेसिटर लगाए तो एक बड़ा कैपेसिटर बना जिसकी प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस 3d हो गया। तो जो नया कैपेसिटेंस है वो क्या हो गया, घट गया, कितना हो गया, c/3। पहले कितना था c, अब कितना हो गया, c/3। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, क्यों घटता है कैपेसिटेंस, ध्यान देना, ये जो सी इक्विवेलेंट है ये C1 C2 C3 से क्यों आ रहा है, कम क्यों आ रहा है, ऐसा ही फॉर्मूला क्यों आया, क्योंकि आपने इवेंचुअली क्या किया है, आप यहाँ पे आप डिस्टेंस बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बाय एडिंग कैपेसिटर्स। ये छोटे छोटे कैपेसिटर सीरीज में लगा के आप क्या कर रहे हो, एक बड़ा कैपेसिटर बना रहे हो जिसकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसलिए कैपेसिटेंस घट जाता है। ठीक है, ये मैं हटा दे रहा हूं, मैं पॉइंट्स के फॉर्म में लिखवाऊंगा। ठीक है, ये चलो बाद में हटा दूंगा। ठीक है, वाई इट इज डिक्रीजिंग, अगर कोई पूछ ले वाई द कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग, वाई कैपेसिटेंस इज डिक्रीजिंग पूछ ले अगर कोई, तो उसका आंसर आपको आना चाहिए, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स by adding capacitors। बीच में मैं कैपेसिटर्स ऐड करते जा रहा हूं, इससे क्या हो रहा है कि नेट जो डिस्टेंस है दोनों दो जो आखिरी प्लेट्स हैं उन दोनों के बीच में नेट डिस्टेंस बढ़ती चली जा रही है। आई होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपको आ गया होगा। ठीक है, कि क्या कर रहा हूं मैं बेसिकली। ठीक है, नाउ अब पैरेलल देखो, पैरेलल में क्या होगा, तो पैरेलल कैसे कनेक्ट करते हैं, तो पैरेलल क्या होगा, पैरेलल कनेक्ट करने का तरीका क्या है, या आप क्या करोगे, एक कैपेसिटर लोगे, 2 कैपेसिटर लो या बहुत सारे कैपेसिटर लो, जो पहले वाला कैपेसिटर है उसकी प्लेट 1 को दूसरे वाले कैपेसिटर की प्लेट 1 से कनेक्ट करो और वहां से एक वायर कनेक्ट करके कहां डाल दो, बैटरी के हायर पोटेंशियल टर्मिनल में डाल दो। वैसे ही दूसरे वाली प्लेट 2 पहले कैपेसिटर की दूसरे वाली प्लेट 2 दूसरे कैपेसिटर की, दोनों को एक वायर से कनेक्ट करो, वहां से एक वायर को निकाल के किस में डाल दो, लोअर पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, ये आपको करना होता है। ठीक है, तो ये मैं हटा दे रहा हूं, इस तरीके से आप पैरेलल में लगा सकते हो। अब देखो क्या होगा, अब अगर आप ढंग से देखोगे तो जो बैटरी है, क्योंकि बैटरी डायरेक्टली इस प्लेट से कनेक्टेड है और इस प्लेट से कनेक्टेड है, C1 की इस प्लेट से और C2 की इस प्लेट से कनेक्टेड है, तो ये दोनों से अब चार्ज निकालेगी। यहां से कितना निकालेगी, यहां से निकालेगी प्लस Q1, यहां से कितना निकालेगी, प्लस Q2, और यहां कितना भेजेगी, Q। तो एक चीज तो पता चलती है, सबसे पहले क्या पता चलता है बताओ, जो Q होगा
जो नेट चार्ज फ्लो कर रहा होगा इसमें, दिख रहा है? जो सर्किट यस में सर, करंट फ्लो, चार्ज फ्लो कर रहा है प्लस क्यू, वो किसके इक्वल होगा? Q1 प्लस, Q1 प्लस वो होगा ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों प्लेट से निकाला और दोनों प्लेट से निकाला तो वो सम करके आप Q के इक्वल आएगा, ठीक है ना। अच्छा, ये Q अब यहां से जाएगा, यहां से जाता हुआ यहां जाएगा, ऐसे होता हुआ, ऐसे होता यहां जाएगा, यहां पे ये प्लस Q1 ऊपर वाले प्लेट में डाल दिया जाएगा, तो ऊपर वाली प्लेट पे आ जाएगा यहाँ पे प्लस Q1, और ये आएगा माइनस Q1, क्योंकि Q1 अगर निकाला था तो इस वाली प्लेट पे माइनस Q1 आएगा। अच्छा, इस प्लेट पे आ जाएगा प्लस Q2 और इस पे आएगा माइनस Q2, क्योंकि इस प्लेट से जो दूसरे वाला कैपेसिटर है उसकी दूसरी वाली प्लेट से Q2 चार्ज निकाला था तो उस पे आ जाएगा माइनस Q2। इस तरीके से चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसी को बोला जाता है जंक्शन लॉ, ध्यान देना, दिस इज कॉल्ड जंक्शन लॉ। ये वहां पे भी आएगा, इलेक्ट्रिसिटी में आएगा, तो ध्यान देना, जंक्शन लॉ बोला जाता है। तो आपको एक चीज पता चली कि जब भी पैरेलल में लगे हुए हैं तो क्या चीज डिफरेंट जाती है, दोनों सेक्शंस में क्या चीज डिफरेंट जाएगा, चार्ज स्टोर जो होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द चार्ज स्टोर by the capacitor is different। चार्ज स्टोर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है ना, वो पता भी चल रहा है Q1 एंड Q2। अब थोड़ा ध्यान दो, जब दोनों कैपेसिटर की चार्जिंग हो जाएगी तो हमें एक चीज पता चलता है कि अगर मैं इसे 0 वोल्ट पे लूं और इसे V वोल्ट पे लूं, ये जो बैटरी का लोअर पोटेंशियल एंड है वो किस प्लेट से कनेक्टेड है, तो देखो इस प्लेट से भी कनेक्टेड है और इस प्लेट से भी कनेक्टेड है। और ये जो वायर है, फाइनली ये जो पूरा वायर है, जो ये जो लगा हुआ है, ये पूरा वायर जो लगा हुआ है, दिख रहा है, ये पूरा वायर यहां से यहां तक, ये पूरा जो वायर है, ये पूरा वायर, ये फाइनली जब दोनों कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे तो कैसे बिहेव करेगा, कौन बताएगा, क्या कैसे बिहेव करेगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, इक्वी पोटेंशियल की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो फाइनली इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल कितना होने वाला है, फाइनली मतलब जब दोनों चार्ज, दोनों फुली चार्ज हो जाएंगे तो ये 0 वोल्ट पे आएगा और ये आ जाएगा 0 वोल्ट पे, ठीक है। मैं वोल्ट नहीं लगा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि V दूसरी तरफ लेना है, ठीक है ना, ये हटा दे रहा हूं, ये 0 पे आ गया। और ये प्लेट कितने पे आएगी, ये आएगी V पे और ये V पे आ जाएगी। तो अब अगर आप ये फाइनली हो रहा है, ध्यान देना, फाइनली इसलिए हो रहा है क्योंकि एक सेक्शन, ये पूरा सेक्शन, ध्यान देना, ये पूरा सेक्शन, ये पूरा सेक्शन, ये एक इक्वी पोटेंशियल की तरह काम करेगा। इक्वी पोटेंशियल मतलब जहां पे हर एक पॉइंट पे, वायर का पॉइंट हो, प्लेट का पॉइंट हो, सब पे पोटेंशियल कितना है, V। और वैसे ही ये दूसरा सेक्शन है, ये दूसरा सेक्शन है, तो ये भी एक इक्वी पोटेंशियल की तरह काम करेगा। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, 0। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो ऊपर वाले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, V, और नीचे वाली की भी प्लेट्स के बीच में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है, V, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है, इन पैरेलल potential difference between the plates of the capacitor plates of capacitor is सेम रहता है, हमेशा याद रखना। तो अब जरा मुझे बताओ Q1 और Q2 कितना हो जाएगा, तो Q1
हो जाएगा, ध्यान देना, Q1 होगा जो ऊपर वाला कैपेसिटर चार्ज स्टोर करेगा, तो वो कितना करेगा, कैपेसिटेंस कितना है C1, और प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V। ठीक है, ये ऊपर वाला कर रहा है, नीचे वाला कितना करेगा Q2, तो वो कितना करेगा, कैपेसिटेंस है C2, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना है V। ये मेरी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकेंड, और तीसरी इक्वेशन मेरी जंक्शन लॉस से आई Q1 प्लस Q2। आई होप यहां तक समझ में आया सबको। यस सर। फ्रॉम 1 2 एंड 3 अगर मैं इन तीनों को सॉल्व करूं तो मुझे पता चलता है कि Q आ रहा है, Q1 की वैल्यू डालो C1V और Q2 डालो C2V, V कॉमन ले लो, ये आ गया C1 प्लस C2। अब इसे मान लो फोर्थ, ठीक है, इसे मान लो फोर्थ। अब मैंने एक चीज सोची कि भाई मैं इतना बड़ा काम क्यों करूं, ये जो जंक्शन A एंड B है, इनके बीच में दो कैपेसिटर लगे हैं पैरेलल में। मैंने क्या किया, इन दोनों कैपेसिटर को हटाया, A और B जंक्शन के बीच में एक ही कैपेसिटर लगाया, इन दोनों को हटा के। जो मुझे निकालना है, इसको मैं ले रहा हूं C इक्विवेलेंट, ये मुझे निकालना है कि कितना लगाऊं सच दैट सर्किट में चार्ज उतना ही फ्लो करे। तो सर्किट में चार्ज कितना फ्लो कर रहा था, कितना कर रहा है Q, ये वाला चार्ज फ्लो कर रहा है, ध्यान देना, ये सर्किट में चार्ज फ्लो कर रहा है। तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी क्या करेगी, इससे उतना ही चार्ज निकालेगी प्लस Q, और इसमें डाल देगी। तो ये वाली जो प्लेट है ऊपर वाली, ये जो कैपेसिटर है, इसकी वाली प्लेट पे आ जाएगा प्लस Q और इस पे आ जाएगा माइनस Q। आया समझ में, क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब क्या होता है, तो इसके मैं 2-3 डेफिनेशन दूंगा आपको। इक्विवेलेंट कैपेसिटर का मतलब होता है कि आपने सारे कैपेसिटर हटा के एक ही कैपेसिटर लगाया, सच दैट सर्किट में चार्ज उतना ही फ्लो करे। ठीक है ना, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटर है। और बाद में मैं बताऊंगा कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर एक और होता है, एक और डेफिनेशन होती है, क्योंकि कैपेसिटर क्या स्टोर करता है, एनर्जी स्टोर करता है। तो अगर आपने इन तीनों को हटा के, इन दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगाया, तो ये जितनी एनर्जी स्टोर करेगा उतनी ही ये दोनों मिला के करेंगे। ये भी एक डेफिनेशन होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये कितना स्टोर करेगा, तो ये भी इतना ही स्टोर, देखो ये कितना चार्ज स्टोर करेगा Q, तो मैं निकाल सकता हूं ये करेगा कितना। फाइनली क्या होगा, जब ये पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0 वोल्ट पे और ये आ जाएगा V वोल्ट पे। ठीक है ना, तो प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया V। तो ये जो Q है आप लिख सकते हो C इक्विवेलेंट इंटू V। ये आ गई मेरी फिफ्थ। तो अगर आप ढंग से देखोगे फ्रॉम फिफ्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, क्योंकि चार्ज सेम फ्लो कर रहा था सर्किट में, तो ऊपर वाले सर्किट में आपने निकाला कितना चार्ज फ्लो करा V C1 प्लस C2, और इक्विवेलेंट जो सर्किट है इसमें कितना कर रहा है C इक्विवेलेंट V। तो V कैंसल आउट हो गया, C इक्विवेलेंट कितना आया C1 प्लस C2। तो अगर आप ढंग से देखोगे इससे एक चीज पता चलती है, ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसा R1 प्लस R2 प्लस R3 था, लेकिन यहां पे आपको बस एक चीज का ध्यान देना है कि R1 प्लस R2 प्लस R3 आता था जब रेजिस्टेंस सीरीज में लगते थे, लेकिन ये कैपेसिटेंस में उल्टा आ रहा है। जब कैपेसिटेंस पैरेलल में लगते हैं तो C इक्विवेलेंट क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ध्यान देना, इन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस is given by
C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। अगर n कैपेसिटर पैरेलल में लगाओगे तो क्या करना है आपको, सिंपल ऐड कर देना है, ठीक है। और क्या पता चलता है, और ये पता चलता है कि इन पैरेलल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, या ऐसा लिख सकते हैं, इन पैरेलल नेट कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस। जब भी आप कैपेसिटर को क्या करोगे, आप पैरेलल में लगाओगे, तो हमेशा ध्यान देना कि कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सर्किट का वो बढ़ता है। यानी कि जो सी इक्विवेलेंट आएगा वो C1 C2 C3 इन सब से क्या आएगा, ज्यादा है। अच्छा क्यों ज्यादा आएगा, अगर आप पूछ लोगे कि सर ऐसा क्यों हुआ ज्यादा आया, तो देखना जरा, मैं अब ये क्या है, बुक में तो लिखा नहीं रहता, ठीक है ना, बुक में नहीं लिखा रहता, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने किया क्या। फिर से वही चीज कि मैंने आपको बताया था, जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अच्छा देखो फॉर्मूला अगर आप देखोगे ना, तो ये बिल्कुल उल्टा है, देखो दिख रहा है किसी को? अगर कैपेसिटेंस पे देखोगे तो एरिया ऊपर आ रहा है और रेजिस्टेंस में एरिया नीचे आ रहा है। वैसे ही कैपेसिटेंस में प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो नीचे आ रहा है और रेजिस्टेंस में लेंथ ऊपर आ रही है, तो लेंथ का इफेक्ट कैपेसिटेंस पे कैसा पड़ रहा है, इनवर्स। और रेजिस्टेंस पे कैसा पड़ता है, डायरेक्टली। आ रहा है क्या समझ में, ये आप कर क्या रहे हो? तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें आप क्या कर रहे हो, तो इसमें देखो ध्यान देना मैंने क्या किया। आप ऐसे सोचो कि आपने पहले एक ही कैपेसिटर लगाया था बैटरी से, तो जो कैपेसिटेंस आता है वो आता है A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, आपने ये दो कैपेसिटर ऐसे लगाए, ऐसे लगाए। अब मैंने आपसे क्या बोला कि भाई इतना बड़ा काम क्यों किया तूने, ये 0 वोल्ट पे, 0 वोल्ट पे, ये V वोल्ट पे, ये V वोल्ट पे, तो आप देखोगे दोनों प्लेट क्या है, सेम पोटेंशियल पे है ना। तो दोनों को ज्वाइन कर दो ना, दोनों को ज्वाइन कर दो, वैसे ही इस प्लेट को ज्वाइन कर दो। तो अगर आप ध्यान दोगे इन दोनों प्लेट्स को अगर आप ज्वाइन कर दो, तो आपको पता चलता है कि आपने डिस्टेंस को तो हाथ भी नहीं लगाया, तो डिस्टेंस तो उतना ही है, लेकिन आपने एरिया कितना कर दिया। तो एरिया अगर आप देखोगे ऊपर वाली प्लेट का अगर एरिया ए था और नीचे वाले का ए था, तो जो बड़े वाला कैपेसिटर बना उसका एरिया कितना हो गया, 2a। आया समझ में कि नहीं? यस सर। तो आप बताओ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस आएगा, जो नया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो आएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। एरिया जो हो गया वो हो गया 2a। तो एरिया के बढ़ने की वजह से यहां पे क्या हुआ है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बढ़ रहा है। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ ले इन पैरेलल कैपेसिटेंस इंक्रीजेस बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द net area of the equivalent capacitance। जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर बना, ध्यान देना, जो कैपेसिटर बना उसका आपने क्या कर दिया है, नेट एरिया बढ़ा दिया है, इसलिए क्या हुआ, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। आई होप यहां तक समझ में आ गया सबको। यस सर। अब सर्किट्स जो है मैं करवाना स्टार्ट करता हूँ। ये डेरिवेशन तो थे ही इंपॉर्टेंट, लेकिन सर्किट्स भी आपको आने चाहिए, तो अब मैं सर्किट्स सॉल्व कराना स्टार्ट करता हूँ। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के। ध्यान देना मैं अभी जो है मीडियम वाले क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा कि बीच में जो है अगर आप मीडियम चेंज करोगे तो क्या होगा, तो वो देखेंगे बाद में। पहले हम देखेंगे सिंपल सर्किट्स आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ध्यान से समझना। मैं आपको पहले बता देता हूं कि हम कौन सा तरीका यूज करेंगे।
तो ध्यान देना, आपको एक इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखनी है, इंपॉर्टेंट नोट। ये जब भी आप कैपेसिटिव और रेजिस्टिव सर्किट सॉल्व करोगे तो आपको ये मेथड याद रखना है, इसे बोलते हैं रिडक्शन मेथड, ठीक है ना। रिडक्शन मेथड क्या कहता है कि आप क्या करोगे, आप पूरे सर्किट को, चाहे कितना भी बड़ा सर्किट हो, ठीक है ना, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व करते 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 लास्ट में एक कैपेसिटेंस तक लेके जाओगे। जैसे ध्यान देना, मैं अगर आपसे बोलूं कि ऐसे दिया हुआ है, मान लो रिडक्शन मेथड बता रहा हूं, ध्यान देना, रिडक्शन मेथड के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बल्कि रिडक्शन मेथड के ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान देना। अब अगर आप ढंग से देखोगे, मैंने ए और बी के बीच में ऐसे बहुत सारे सर्किट, बहुत सारे कैपेसिटर लगा दिए, हर कोई कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड का है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना लगा हुआ है, या ए और बी के बीच में जो पूरा सर्किट सर्किट दिया हुआ है, कैपेसिटिव सर्किट, उसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, व्हाट इज इट्स इक्विवेलेंट। तो आप क्या करोगे, हमेशा क्या करना है आपको, आप रिडक्शन मेथड का यूज करोगे। रिडक्शन मेथड क्या कहता है कि पहले आप सारे जंक्शन देख लो, कितने जंक्शन है। तो आप देखो जंक्शन यहाँ पे क्या क्या है, एक तो ये जंक्शन है, एक ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, ये जंक्शन है, और ये जंक्शन है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ए और बी के बीच में, अगर आप ढंग से देख रहे हो, ये वाले कैपेसिटर, ये वाला और ये वाला, ये कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं, अगर आप ढंग से देखोगे। वैसे ही सी और डी के बीच में ये वाला और ये वाला पैरेलल में लगा हुआ है, और ई और एफ के बीच में ये वाला और ये वाला पैरेलल में लगा हुआ है। तो आप छोटे छोटे करके जो है ना, एक एक सर्किट को सॉल्व करोगे, एक एक पार्ट को सॉल्व करोगे, एकदम कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो पहले आप ए और बी के बीच में सॉल्व करो, इसका करो सॉल्व। ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा, ए और बी मत लो ना, है ना, समझ गया होगा, ये पी और क्यू ले लो, बेटर ये आप पी और क्यू ले लो, अब ठीक हो जाएगा, पी एन क्यू, बेटर ये। तो ए बी के बीच में आपको एक ही कैपेसिटर लगाना है, ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 2 माइक्रोफेरेड कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। अब पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या आता है, कैसे आते थे, डायरेक्टली ऐड कर दो। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर आपको लगाना है वो होगा 2 + 2 दैट इज 4। तो आप क्या करोगे, ध्यान देना, आप ए और बी जंक्शन तो ऐसे ही बनाओगे, बस ए और बी जंक्शन के बीच में आपको एक ही कैपेसिटर लगा देना है ऐसे। ये इन दोनों का इक्विवेलेंट हो जाएगा 4, ठीक है। वैसे ही सी और डी के बीच में देखो, अब सी और डी के बीच में जो इक्विवेलेंट आएगा, मैं बार बार देखा आर लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैं एनडीए बैच में रेजिस्टेंस करवा रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। 2 2 2 कैसे लगे हैं, पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 2। उल्टा फॉर्मूला मत लगा देना, 1/c 1 1 + c 1, ये पैरेलल में नहीं लगता है, ध्यान देना, सीरीज में लगता है, दिख रहा है ना। ये जो फॉर्मूला है 1/c 1 + 1/c 2 + 1/c 3, तो ये कब लगेगा, सीरीज में, ठीक है ना, ये पैरेलल में लगे होंगे। तो इक्विवेलेंट आएगा 8 माइक्रोफैरेड। तो सी और डी के बीच में तीनों कैपेसिटर हटाओ, एक ही लगा दो, कितना, 8 माइक्रोफैरेड। सेम फिर ई और एफ के बीच में, अच्छा ई और एफ के बीच में कैसे लगे हुए हैं दोनों, 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में। तो ई और एफ के बीच में इक्विवेलेंट जो कैपेसिटेंस लगाना है वो होगा 2 + 2 दैट इज 4 माइक्रोफैरेड, लगा दो। आ गया यहां तक समझ में।
यस यस सर। सर तो वहाँ पे 6 आएगा। 6 कहाँ पे? अच्छा 6 यहाँ आएगा ना सीडी का। ओके ओके 6 आएगा, देखा नहीं मैंने 8, ये 6 आ जाएगा। अब देखो आपने सेक्शन वाइज रिड्यूस किया, दिख रहा है आपने? आपने ऐसा नहीं कि पूरा सर्किट ऐसे सॉल्व कर दी, आपने छोटे छोटे पार्ट्स में जो है सॉल्व किया। अब ये देखोगे कि कौन से जंक्शन के बीच में कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, ठीक है ना? तो अब रिड्यूस करते हुए हमने ये लेके आ गया। अब मैंने क्या बोला कि P और Q के बीच में 3 कैपेसिटर हैं और ये कैसे लगे हैं? सीरीज में लगे हैं। तो आप क्या करोगे, P और Q के बीच में एक ही कैपेसिटर लगाओगे, ये होगा C इक्विवेलेंट, ये है पूरा इक्विवेलेंट। अब क्योंकि ये तीनों सीरीज में लगे हैं तो अब आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/4 1/6 एंड 1/4। एलसीएम आया कितना? एलसीएम आया 12। 3/2 माइक्रो। हाँ 3 + 2 + 3 that is 8/12 2/3, बट उल्टा करना मत भूलना, 2/3 is not the answer, 3/2 is the answer, so 3/2 microfarad is the answer. आई होप ये क्लियर हुआ होगा कैसे करना है। यस सर। ठीक है, इसको बोला जाता है रिडक्शन मेथड। रिड्यूस करते हुए चलना है, ऐसा नहीं कि कोई भी सर्किट है आप सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हो, बट रिड्यूस करते हुए चलना है, ठीक है ना? अब ध्यान देना, ये एक ही बैटरी वाले, अभी तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकलवाना सिखाऊंगा, ठीक है? अभी फिलहाल तो यही कर रहा हूं, ठीक है? तो ये रिडक्शन मेथड होता है, ठीक है? दिस इज व्हाट वी कॉल रिडक्शन मेथड। तो अभी जितने भी क्वेश्चन है कोशिश करो आप कर सको, मेरे साथ करो, रिड्यूस करते हुए चलोगे, ठीक है ना, हमेशा। ठीक है, अब यहां देखो क्या पूछा है, फाइंड आउट द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क शोन। तो ध्यान देना, ये ले लो P, ये ले लो Q, दो जंक्शन बन गए C एंड D। अब बताओ C और D के बीच में दो कैपेसिटर लगे हुए ना? यस सर। कैसे लगे हुए हैं C और D के बीच में? पैरेलल। पैरेलल लगे हुए हैं ना? तो C और D के बीच में आप उन दोनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगाओ, कितना लगाना पड़ेगा जरा बताना? 12 माइक्रोफैराड। 12। बहुत बढ़िया। बाकी इन दोनों को हाथ नहीं लगाना, ये दोनों ऑलरेडी लगे हुए, लगे रहने दो। C और D के बीच में देखो, तो C और D के बीच में आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि 6 और 6 पैरेलल में लगे हुए हैं, तो आ जाएगा 6 + 6 दैट इज 12 माइक्रोफैराड। अब फिर से वही देखो, P और Q पॉइंट के बीच में ये तीनों कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। तो आप तीनों को हटा के एक लगाओगे, C इक्विवेलेंट वही होगा, ये कितना होगा? अब आप फॉर्मूला लगाओगे, 1/C इक्विवेलेंट, तीनों सीरीज में लगे हैं, तो 1/12 1/12 1/12 कितना आ गया? 3/4। 3/12। हाँ, तो ये आ जाएगा 1 से गया, ये 4 से, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे करना है, ठीक है ना? रिडक्शन मेथड, दिस इज कॉल्ड रिडक्शन मेथड, ठीक है? बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट करो, चलो। ए और बी तो लगे हुए हैं, ठीक है ना? जंक्शन देखो बना लो, सी डी। इसको अगर मैं सीधा बनाऊं ना, तो सीधा कुछ ऐसा दिखेगा, देखना जरा, ये थोड़ा टेढ़ा बना हुआ है, सीधा देख लो कैसा बनेगा। सी से दो वायर जा रही हैं, एक इस कैपेसिटर से लगी, और ऊपर देखो क्या हो रहा है, ऊपर है ये कैपेसिटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया,
और डी से बी तक ये चलेगी। अच्छा, अब अगर आप देखोगे ढंग से तो आपको पता चलता है कि सी से जो ऊपर वाली वायर जा रही है, दिख रही है, ये वाली ऊपर वाली जो Yes. वायर जा रही है, उसमें तीनों कैसे लगे हुए हैं? 3 माइक्रोफेरेड के सीरीज में लगे हुए हैं। ये जो 3 ऊपर है, ये जो मैंने पिंक कलर से, ये और ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो पहले ये सॉल्व करोगे आप, ठीक है ना? फिर से वही बना लो, सी डी, बाकियों को हाथ मत लगाना, बाकी है भी नहीं वैसे भी। 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है, ये तो आप ऐसे ही लगा के रखो। अब सी और डी के बीच में 3 जो 3 माइक्रोफेरेड 3 माइक्रोफेरेड ये सीरीज में लगे हुए हैं। तो सी और डी के बीच में आप एक ही कैपेसिटर लगा दो ऐसे। इसको मैं अगर C1 नाम दूं तो क्योंकि ये 3 सीरीज में लगे हैं, तो आप कैसे निकालोगे? 1/C1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 एंड 1/3। सर यस, सर आपने 3 और 2 को एक साथ सीरीज में क्यों नहीं लिया? कौन सा 3 को? इस 3 और 2 को? नहीं सर, मतलब वो जो एक ऊपर वाला है, एक साइड वाला, नीचे वाला है ना सर, तीनों देखना, खुद आपने सोच। बनाए हुए मैंने डायग्राम। आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था सीरीज में जब कैपेसिटर लगे होते हैं तो आपको क्या कंडीशन बताई थी? मैंने कंडीशन क्या बताई थी? देख जरा पीछे। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी। मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी कि सीरीज में लगने का मतलब क्या होता है कि एक वायर कैपेसिटर का दूसरे वाले से कनेक्ट हो, फिर अगला तीसरे वाले से कनेक्ट हो, बीच में कोई वायर नहीं निकलना चाहिए। अगर बीच में कोई वायर निकल गया तो प्रॉब्लम आ जाएगी। आप देख जरा यहाँ पे, क्या ये चीज हो रही है? देख, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे वायर का कैपेसिटर का, जैसे ये देख, ये वाला जो कैपेसिटर ना, ये वाला कैपेसिटर, इसका ये वाला एंड कैपेसिटर के इस एंड से कनेक्टेड है। वैसे ही इस कैपेसिटर का ये वाला एंड इस वाले कैपेसिटर के एंड से कनेक्टेड है। दिख रहा है? तो ये तीनों ही सीरीज में लगे हुए हैं सिर्फ। आया समझ में कि नहीं? समझ गया, कि नहीं आया? समझ गया सर। ठीक है ना? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि रिडक्शन से करो, वरना क्या है, कंफ्यूजन होता रहेगा। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 तो ये आ जाएगा 3/3। तो C1 आ गया आपका 1 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ, फिर से देखो, अब फिर से अगर आप देखोगे तो आपको पता चलता है, फिर से देखो सी और डी के, एक तो 2 लगा हुआ है और एक 1 लगा हुआ है। 1 किसका इक्विवेलेंट का? वो जो 3 लगे थे ना, 3। अब अगर आप यस। देखोगे सी और डी के बीच में 2 माइक्रोफेरेड और ये जो 1 माइक्रोफेरेड है, ये कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में लगे हुए हैं। दिख रहा है ना? हाँ सर। यस सर। तो फिर से आप सी और डी के बीच में क्या करोगे? एक ही कैपेसिटर लगाओगे। अभी बात वहां पे खत्म नहीं हुई है, ध्यान देना। सी और डी के बीच में आप एक ही कैपेसिटर लगाओगे, जिसकी वैल्यू क्या होगी? वही सी इक्विवेलेंट है, क्योंकि अब एक ही तो कैपेसिटर बचा, तो कितनी होगी? C1 प्लस C2 दैट इज 2 प्लस 1 3 माइक्रोफेरेड। और एक ही कैपेसिटर, लास्ट में जो एक ही कैपेसिटर बचा है, तो यही क्या है? सी इक्विवेलेंट है। तो आंसर कितना आ गया? 3 माइक्रोफेरेड। आई होप क्लियर हुआ होगा। सी रिडक्शन मेथड, यहां देखो, आप देखो, नेक्स्ट देखो, करो, करने की कोशिश करो सॉल्व। सेक्शन देखो, रिड्यूस करते जाओ, रिड्यूस करते जाओ। सी डी ई एफ, बताओ कहां से चलूं? तो अगर आप ढंग से देखोगे, ई एफ के बीच में ये वाले, ये देखना, ये 3 कैसे लगे? ये तीनों सीरीज में। सीरीज में। तो बाकियों को हाथ नहीं लगाना है अभी,
ठीक है ना, बाकियों को हाथ नहीं लगाना है। आपको खुद दिखना चाहिए कि कहां से स्टार्ट करूं, बाकियों को बिल्कुल हाथ मत लगाओ। ये हो गया E और ये हो गया F। तो ई एफ के बीच में ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, ऊपर वाला जो हरे कलर का है, ग्रीन कलर का बनाया है, ये तीनों सीरीज में लगे थे, तो इन तीनों को हटा के आप एक ही लगा दो ऐसे, बाकी को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। 2 3 3 2 3 3। अच्छा बताओ कितने का लगाऊं। तो अगर मैं आप C1 मानूं इसे, तो C1 कितना हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा। 1/C1 प्लस हाँ 1 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो C1 माना है, इक्विवेलेंट C1 माना है, तो ये आ जाएगा कितना 3/3 दैट इज 1। तो C1 आ गया 1 माइक्रोफैराड। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। C1 1 माइक्रोफैराड है। यस सर। अभी भी अगर आप देखोगे तो E और F के बीच में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं, एक तो 2 माइक्रोफैराड का, एक 1 माइक्रोफैराड का। तो अभी भी ऐसे ही आगे बनाते चलते रहना है ऐसे। इनको हाथ नहीं लगाना है, ध्यान देना, डायरेक्टली बीच में मत हाथ लगाना है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फिर आप बोलोगे कि सर ये तीनों भी तो सीरीज में लगे हुए हैं, नहीं लगे हुए हैं। ध्यान देना, बीच में वायर निकल गया है, देखो, ठीक है, यस गलती हो जाएगी वरना सारी, ठीक है। अब ऊपर देखो, यहां देखो, ये फिर से आप देखो, ई पे पहुंचो, ई पे और एफ पे। तो ई और एफ पे अगर आप देखोगे 2 और 1, कौन सा 2 और 1, ये देखो, ये वाला, ये 2 और ये 1, ये कैसे लगे हुए हैं, पैरेलल में लगे हुए हैं। तो अगर इनका इक्विवेलेंट मैं क्या मानूं, एक कैपेसिटर मानूं C2, तो C2 क्या आएगा, C2 आएगा 2 प्लस 1, क्योंकि पैरेलल में तो ऐड हो जाएंगे। तो C2 आ गया 3 माइक्रोफैराड, 3 लगा दिया। आ गया समझ में। यस सर। बाकी ऐसे ही है। अब जरा मुझे बताओ कौन सा सेक्शन पे पहुंच जाऊंगा अब मैं, कौन से जंक्शन पे पहुंचूंगा अब मैं C और D के बीच में बात करूंगा, दिख रहा है ना। हाँ सर। अब बताओ C और D के बीच में कौन कौन सीरीज में लगा हुआ है। तो देखो मैं अलग कलर से शो कर रहा हूं, तो ध्यान देना। C और D के बीच में देखना, ये देखो, ये और ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। सीरीज में। बहुत बढ़िया। तो सीरीज में, तो बाकियों को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना। बाकियों को हाथ नहीं लगाना है, बाकियों को हाथ नहीं लगाना है। अब यहां देखो, C और D के बीच में मैं इन तीनों को हटा के, जो मैंने ऊपर दिखाए थे, इन तीनों को हटा के एक ही लगा रहा हूं। इसको मैं नाम दे रहा हूं C3। और C3 मैं कैसे निकालूंगा, क्योंकि तीनों सीरीज में लगे हुए हैं, देखो। तो कैसे निकालूंगा, 1/C3 इज इक्वल टू 1/3 1/3 1/3। कितना आया, 1 हाँ, एलसीएम आया 3, ऊपर भी 3, तो आ जाएगा 1, दैट इज C3 1 आया। ध्यान देना, C3 1 आ गया, 1 माइक्रोफेरेड 1 आ गया। सर बोर्ड में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं क्या? बिल्कुल जी। अच्छे नहीं लग रहे क्या, अच्छे सर, इससे हार्ड नहीं आने। हार्ड तो होते ही नहीं है, हार्ड तो होते ही नहीं है, बच्चा हार्ड बनाता है। अगर वो प्रैक्टिस करे तो वो सब कुछ कर लेता है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस की तो जरूरत होती है ना, सब कुछ
सब कुछ प्रैक्टिस से ही आता है, इग्नोरेंस से नहीं आता कुछ भी, ठीक है। अच्छा अब आगे देखो और क्या है। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो फिर से सी और डी के बीच में इग्नोरेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि वो ये सोचता है कि चीजें टफ हो जाती हैं, चीजें टफ नहीं है, आप इग्नोरेंट हो गए इसलिए टफ हो गई है। आप हर चीज समझ सकते हो, अगर आपके अंदर निश्चय है, दृढ़ निश्चय है, तो आप हर चीज समझ लो। अच्छा सी और डी के बीच में अगर आप देखोगे तो ये 2 माइक्रोफेरेड और ये 1 माइक्रोफेरेड कैसे लगे सीरीज में, तो इन सॉरी पैरेलल में है ना, तो पैरेलल में गए, तो आप इन दोनों को हटा के सी और डी के बीच में आप एक ही कैपेसिटर लगाओगे, कितना C4, और C4 बताओ कितना आएगा, क्योंकि पैरेलल में लगे हैं तो 2 + 1 कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड। बहुत बढ़िया 3 माइक्रोफेरेड। अब तो मेरा काम ही बन गया, हो गया मेरा काम। अब मैं कहां पहुंचूंगा, ए और बी पे पहुंचूंगा, और ए और बी के बीच में ये तीनों कैसे लगे हैं, अगर आप देखोगे 3 3 3 कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं। तो ए और बी के बीच में आप फाइनली आप क्या कर दो, एक ही लगा दो, यही है सी इक्विवेलेंट। तो 1/C इक्विवेलेंट आया 1/3 + 1/3 1/3। अब मुझे क्या है ना, धीरे धीरे कराना पड़ रहा है, वरना क्या होता है कि अगर ऑफलाइन होती है तो मैं धड़ाधड़ करवाता हूँ, यहाँ पे क्या है एक एक हर चीज जो है दिखा के करानी पड़ रही है। तो ये कितना आ गया 1 माइक्रोफेरेड। आ गया समझ में। यस सर। तो ये पूरा आपको ऐसे दिखाना पड़ेगा। चलो एक और देखो, ये देखो, ये वाला देखो, ये आप करके दिखाओ, अगर आपको समझ में आ रहा है आप सेक्शंस बनाओगे और कोशिश करो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालने की, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने की। कितने जंक्शन बन रहे हैं बताओ, सी डी, एक हो गया ई एफ, और क्या है जी एच। अब बताओ कहां से स्टार्ट करोगे, जी और एच से। जी एच से स्टार्ट करो। अगर आप देखोगे जी और एच के बीच में 4 और 4, ये दोनों देखो, ये वाला और ये वाला कैसे लगे, ये दोनों पैरेलल। पैरेलल है ना। तो बाकी सर्किट वैसे ही बनाओ, बाकी तो सर्किट को हाथ नहीं लगाना है, ठीक है ना, एक एक करके रिड्यूस करेंगे, बाकी सर्किट को हाथ मत लगाना, वरना क्या है फिर गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये हो गया जी और ये हो गया एच। तो जी और एच के बीच में आप दोनों कैपेसिटर को हटा के एक ही लगाओगे। अच्छा कितना लगाओगे जरा बताएगा कोई, 8। हाँ दोनों क्या है पैरेलल में लगे हैं, तो C1 आएगा आपका 4 + 4 दैट इज 8। बहुत बढ़िया 8 माइक। अच्छा और क्या कर सकता हूं बताएगा कोई, और कौन से जंक्शन है सर साइमल्टेनियसली वो देखो। एफ और ई वाला। हाँ ई और एफ वाला देखो, तो बाकियों को हाथ नहीं लगाना, ये 2 है इसको हाथ नहीं लगाना, ई एंड एफ के बीच में दोनों को हटा के 1 और 1 को हटा के, ये दिख रहा है ये 1 अलग कलर से शो कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ये देखो ये वाला हो गया एक, और ये वाला हो गया, ये दोनों क्या है पैरेलल में। तो इन दोनों को हटाओ और ई एफ के बीच में एक ही लगाओ, इसको C2 मान रहा हूं, कितना लगाऊंगा बताओ C2, 2। 2, 1 + 1 दैट इज 2 माइक्रोफेरेड। अच्छा H से एक वायर गया, F से एक वायर गया, D से कनेक्ट हुआ और D B से कनेक्ट हुआ, ये B। अब बताओ जरा क्या हो रहा है। अगर आप देखोगे C और D के बीच में, अब C और D जंक्शन देखो, तो अगर आप C और D जंक्शन पे देखोगे, C और D जंक्शन के बीच में, तो ये देखो ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, बताएगा कौन कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। बहुत बढ़िया। वैसे ही C और D के बीच में ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर कैसे लगा हुआ है, सीरीज।
सीरीज में, ठीक है ना। तो साइमल्टेनियसली आप दोनों का इक्विवेलेंट मान लेना। देखना ये हो गया C और ये हो गया D। तो C और D के बीच में जो ऊपर दोनों कैपेसिटर है उन्हें हटा के एक कैपेसिटर लगा दो ऐसे, जिसका इक्विवेलेंट आप मान लो C3, और नीचे वाले को हटा के, दोनों को हटा के एक कैपेसिटर मान लो, उसको मानो C4। कौन बताएगा C3 एंड C4 क्या है? पैरेलल। नहीं पैरेलल तो है, लेकिन है कितना ये भी तो बताओ। C3 1 है और C4 4 है। हाँ तो C3 किसका है? 2 और 2 का इक्विवेलेंट है, लेकिन 2 और 2 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल में, सीरीज में लगे हुए हैं। तो 1/C3 होगा 1/2 प्लस 1/2। तो मेरे ख्याल से C3 आ रहा है 1 आ रहा है ना। देखो ये 2 Yes, sir. गया तो 1 आ गया, C3 आ गया 1, और C4 है 8 और 8 दो है, ठीक है ना। तो इन दो, ये दोनों सीरीज में लगे हैं, तो C4 आएगा 1/8, हाँ 4 आ जाएगा, 1/8 प्लस 1/8। मैं फिर बता रहा हूं, ये कई स्टूडेंट ना 1/4 लिख के आ जाते हैं तो गलत हो जाता है। रेसिप्रोकल प्लीज ले लेना। अब और देखो, अब अगर आप देखोगे तो C और D के बीच में ये 1 और 4 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। हाँ देखो C और D के बीच में देखो, ये गया और ये गया, ये दोनों कैसे लगे हैं? पैरेलल में। तो C और D के बीच में इन दोनों को उठा के, दोनों को हटा के एक ही लगा दो, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। और यही क्या है आपका इक्विवेलेंट, क्योंकि रिड्यूस करके आपको लास्ट तक लेके आना है। ये C इक्विवेलेंट कितना होगा बताएगा कोई? क्योंकि पैरेलल में लगे हैं तो 1 + 4 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रो, दैट्स इट। सर यही, यस सर आपने जो लिखा है ना C4 नहीं नहीं सही है, समझ। ठीक है ना। तो जो C इक्विवेलेंट आया ये है 5 माइक्रोफैराड। क्लियरिटी हुई? Yes, sir. ये लास्ट है, अब ये लास्ट है, ठीक है ना। अब मैं क्वेश्चन भेज दूंगा आपको, आप करते रहना। अगर समझ में आ गया तो ऐसे रिड्यूस करते हुए चलते रहना, जितना प्रैक्टिस कर लोगे उतना ही बढ़िया, ठीक है। ये जरा बता दो, लास्ट है ये। ढंग से करना, ठीक है ना। सेक्शंस बनाओ, सेक्शंस बना के करते रहना, वरना क्या है, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए मैंने आपको इसी तरीके से बताया। मैं क्या है, जब प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाती है फिर धड़ाधड़ करवाने स्टार्ट कर देता हूँ, फिर आपको पता चलता जाएगा। ये सबसे इजियर मेथड है। अच्छा इसमें देखो क्या दिया हुआ है, शोज द नेटवर्क ऑफ कैपेसिटेंस वेयर द नंबर इंडिकेट्स द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड, ठीक है। आपको बताना है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ C, इसकी वैल्यू बतानी है। जो C है ना, ये दिख रहा है, ये C की वैल्यू बतानी है। इफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इज 2 माइक्रोफैरड, तो A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे, इक्विवेलेंट निकालोगे और उसे 2 कर देना, तो C की वैल्यू आ जाएगी। बट पहले इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। अब बताओ कौन कौन से सेक्शन लिए आपने? सबसे पहले कौन से लोगे? GH एंड CD। तो आप जरा मुझे बताओ, पहले GH ही बता दो, चलो GH ही बताओ। GH के बीच में ये 2 और 2 कैसे लगे हैं? पैरेलल। पैरेलल में। तो हटाओ और एक लगाओ। कितने का लगाऊंगा बताओ? 4। बहुत बढ़िया, बाकियों को हाथ नहीं लगाना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 + 2, ये C1 ले रहा हूँ, ठीक है ना, डायरेक्टली 4। और बताओ, और बताओ, और कहाँ पे? C और D के बीच में अगर आप देखोगे, C और D के बीच में देखोगे तो आपको एक चीज पता चलती है कि C और D के बीच में, तो C और D के बीच में ऊपर वाला है, ऊपर वाला है उसको तो हाथ नहीं लगाना, ऐसे ही। ये तो 4 है,
नीचे वाला देखोगे तो नीचे जो है 6 और 12, ये 6 और 12 कैसे लगे हुए हैं? सीरीज। तो इनका इक्विवेलेंट मान लेता हूं C2, ठीक है। तो इन दोनों को हटा के C और D के बीच में 12 और 6 को हटा के एक ही लगा दिया, इसे C2 मान रहा हूं। और C2 आप कैसे निकालोगे? अच्छा देखो, अब एक चीज समझो, ध्यान देना, जब दो कैपेसिटर लगे होते हैं ना, सीरीज में लगे हैं, तो आप सीधा ये यूज कर लेना। जब दो लगे हैं, ध्यान देना, आया समझ में? यस सर। क्योंकि अगर दो लगे हैं तो आप क्या करोगे, 1/C1 प्लस 1/C2 एलसीएम लोगे, C1 C2 ऊपर आएगा C1 प्लस C2 और रेसिप्रोकल ले लोगे। तो इससे क्या होता है, दो में थोड़ा सा इजी पड़ जाता है, वरना क्या हर बार एलसीएम लूं फिर ये करूं, इजी पड़ जाएगा। कितना आ रहा है देखो, 4 6 इंटू 12/18, तो ये गया 3 से, ये गया 4 से, 4 आ गया, तो 4 लिख दो, और ये हो गया F। अच्छा अब बताओ, और सोचो और क्या है। ये 4 C और D के बीच में, यहां भी देखो C और D के बीच में देखो, ये 4 और ये 4 कैसे लगे हैं? पैरेलल। कितना आएगा? 8। 8, बहुत बढ़िया। तो इसका बनेगा कुछ ऐसा, ये तो 1 तो ऐसे ही लगाना है, C और D के बीच में आपको एक ही लगाना पड़ेगा। कितने का लग गया? 8 माइक्रोफेरेड का, ठीक है। ये पूरा लिख रहा हूँ, 4 + 4 दैट इज 8 माइक्रोफेरेड, ठीक है। अब कहाँ शिफ्ट करूंगा अपनी बात, कहाँ शिफ्ट की जाएगी? अब कौन से जंक्शन पे शिफ्ट की जाएगी? यार एकदम जो ना 2 मिनट हो जाते हैं तो एकदम भागना स्टार्ट कर देते हो तुम लोग, ये प्रॉब्लम है आप लोगों के, बट ठीक है चलो। सर अगर मैं पहले E और F के बीच में अगर मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि 1 माइक्रोफेरेड और 8 माइक्रोफेरेड कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। और वैसे ही ये 8 माइक्रोफेरेड और 4 माइक्रोफेरेड सीरीज में लगे हैं। तो मैं फिर से इसको आगे बना देता हूं। मुझे बताओगे 1 और 8 का और 8 एंड 4 का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, जल्दी बताओ आप। एक लगा रहा हूं ऊपर, 8/3। हाँ, तो C3 आएगा। C3 है 1 और 8 का, जो कि सीरीज में लगे हैं, उनका इक्विवेलेंट। तो ये आएगा 1 इंटू 8, 8 + 1 कितना रहा? 8/9। आया समझ में? यस सर। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया। ठीक है, नीचे देखो, नीचे ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं 8 एंड 4, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा? 8 इंटू 4, 8 + 12, 8 + 4, which comes out to be कितना आ रहा है? 8/3 आई थिंक, है ना? 8/3। यस सर। 8/3। ओके, अब बताओ, ई और एफ के बीच में अभी बात ई एफ में ही चल रही है। तो अगर आप देखोगे तो ई और एफ के बीच में 8/9 और 8/3, ये दोनों C3 एंड C4 कैसे लगे हुए हैं? पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल में लगे हुए हैं दोनों। तो ई और एफ के बीच में अब मैं एक ही कैपेसिटर लगा देता हूं। ये मान रहा हूं C5,
और C5 कितना आएगा, क्योंकि पैरेलल में है तो सीधा कर सकता हूँ 8/3 प्लस 8/9 डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। तो ये कितना आ रहा है, 9 एलसीएम आया, 3 into 8 plus 8 32/9। 32/9। बहुत बढ़िया, माइक्रोफेरेड। अब कहां बात शिफ्ट हो गई, अब ए और बी पे शिफ्ट होगी। अब पता चल रहा है कि दो ही कैपेसिटर हैं, सी और 32/9। ये कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में। सीरीज। तो दोनों को हटा के एक ही लगाओ, वही सी इक्विवेलेंट है, ठीक है। अच्छा अब कैसे निकालूं, तो अब निकाल लेना, ठीक है ना। तो अब निकाल लेना कैसे, 1/c इक्विवेलेंट होगा 1/c, एक तो c है और दूसरा है 32/9। तो 1/32/9 होगा 9/32। आया समझ में, आया क्या। यस सर। तो C इक्विवेलेंट, अब जरा मुझे बताओ, 1/c इक्विवेलेंट ये आ जाएगा 32c, ऊपर आया 32, यहाँ आया 9c। तो जो आपका C इक्विवेलेंट आ रहा है वो आ रहा है 32c वैसे इतना बड़ा करना नहीं चाहिए था, बट ठीक है चलो कोई नहीं, मुझे C इक्विवेलेंट सीधा 2 ही डाल देना चाहिए था। ये है, ठीक है। बट ये दे रखा है, कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 2। दिस इज ऑलरेडी गिवन, 2 दे रखा है, ठीक है ना। तो अगर 2 दे रखा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और C निकाल लो। 32c इज इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस 18c, और 18c को इधर ले आओ, कितना आया देखना जरा C। 32 माइनस 18 कितना होता है, 14। 14c। तो C आएगा 64/14, जरा देखना कितना ये, आई थिंक 32/7। तो ये आएगा 4 से जाएगा, 4 7 जा 7 4 जा 28, और 4 बचा, यानी कि ये आ रहा है कितना आ रहा है इधर बताना, 4.57 4.57 लगभग 4.57 माइक्रोफेरेड। तो ये है, देखो कि करते 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 इधर चलते हुए ऐसे जो है इसी तरीके से करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन अगर आता है तो ये मान के चलो 3 मार्क्स का आएगा, तो आपको इस तरीके से करते हुए दिखाना पड़ेगा। आ गया समझ में, यस सर। आई होप क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से करना है। ये रिडक्शन मेथड के क्वेश्चन थे। अब रिडक्शन मेथड के मैं क्वेश्चन देखता हूँ, आज भेजता हूँ, कुछ मिलते हैं तो ऐसे शीट्स में है सर मेरे बोर्ड में एक ही बैटरी के आती है क्या, और भी आती है। बोर्ड में एक ही बैटरी तक चलता है। मैं आपको 3 4 5 10 बैटरी वाले भी करवा सकता हूँ, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखना चाहते हो, ठीक है ना। 10 बैटरी वाले भी करवा दूंगा, इजी होते हैं, कुछ नहीं है, उसके लिए मेथड अलग यूज होता है, ये नहीं चलता। लेकिन हाँ मैं आपको 2 बैटरियों वाले तो करवाऊंगा ही। एक बैटरी वाला तो ये हो गया। अब अगली क्लास में मैं आपको दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करूंगा जिसमें चार्ज वोल्टेज सब कुछ निकालना है। देखो इसमें तो कैपेसिटेंस ही निकालना सीखा है, सी इक्विवेलेंट ही निकालना सीख रहा हूँ। अगली क्लास में मैं आपको चार्ज कैसे निकालते हैं, किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, वोल्टेज कितना है, एनर्जी कितनी है, वो सब बता दूंगा, अगली क्लास में होगा वो, ठीक है। अब मैं आज शीट भेज देता हूँ। जो शीट है ना आपकी, उसमें अगर आप बोर्ड सेक्शन देखोगे तो आपको कैपेसिटर सर्किट बहुत मिल जाएंगे। धड़ाधड़ करना स्टार्ट करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया। और भेज दूंगा, अगर और डिफिकल्ट चाहिए होंगे तो और भेज दूंगा। सर ठीक है, आपने पिछली शीट भेजी थी, इसमें डाउट है बहुत। आज देखता हूँ, अगर आज जो है टाइम मिलेगा 9:30 बजे मैं आपकी सॉल्व कर दूंगा, 9:30 से 10, ठीक है। यस। क्लास में अगर करवाऊंगा ना तो वो टाइम ही नहीं मिलेगा, पूरा 1 घंटा उसमें जाएगा। 25-30 क्वेश्चन भेजे हैं तो वो धीरे धीरे ही सॉल्व होंगे, ठीक है ना। 9:30 बजे, मैं 9:30 से 10 बजे तक आपको सॉल्व करवाऊंगा। पिछले वाले भी क्वेश्चन बचे हैं थोड़े बहुत, ठीक है, पिछली शीट के और इसके भी हैं, ठीक है। तो करवाता हूँ, ठीक है, आज 9:30 से 10 बजे तक। यस सर, थैंक यू। ओके।